हेलो एंड वेलकम टू PYQ टू AIR सीरीज एंड आज हम इंटरनल सिक्योरिटी के मेंस के PYQs के साथ कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स बिगिन। आज का पहला सवाल है 2023 का ये क्वेश्चन। व्हाट आर द इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस बीइंग फेस्ड बाय इंडिया? गिव आउट द रोल ऑफ सेंट्रल इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज टास्क टू काउंटर सच थ्रेट्स। 15 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है कि इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस कौन कौन से हैं जो इंडिया फेस कर रहा है और सेंट्रल इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का रोल क्या है इसे काउंटर करने के लिए। इंट्रोडक्शन हमें पता है कि व्हेन इट कम्स टू इंडिया, इंडिया जो है मल्टी फेसेटेड, मल्टीपल टाइप के इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस जो है वो फेस करता है ना। ऑन एवरी बॉर्डर, ऑन इन एवरी एरिया देयर इज अ डिफरेंट इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज। अभी हम बात भी करेंगे। जैसे हमें अगर हम ओवरऑल एक रफ आइडिया लगाएं तो हमें पता है पाकिस्तान बॉर्डर हो गया तो क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन हो गया, ठीक है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो गया। चाइना है तो हमारे यहाँ पर जो आपकी लैंड टेरिटरी को लेके कब्जे की बात होती है, बांग्लादेश ह्यूमन ट्रैफिकिंग, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, ये सब कुछ। तो ऐसा ही इंट्रोडक्शन दिया गया है। इंटरनल सिक्योरिटी इन्वॉल्व सेफ गार्डिंग द कंट्रीज स्टेबिलिटी, ठीक है, सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी। हम इंटरनल सिक्योरिटी पे क्यों ध्यान देते हैं? ताकि हमारे देश का स्टेबिलिटी बचा रहे, सोवरेनिटी एज इन आज़ादी इन टर्म्स ऑफ टेकिंग डिसीजंस एक्सटर्नल एंड इंटरनल, और इंटेग्रिटी इन टर्म्स ऑफ बॉर्डर्स एंड ऑल ऑफ दैट फ्रॉम थ्रेट्स एमिनेटिंग विद इन इट्स बॉर्डर्स। ठीक है, कोई भी थ्रेट हो, या तो वो विद इन इट्स बॉर्डर हो या फिर उसकी इंटरनल इंप्लीकेशन हो फ्रॉम द एक्सटर्नल लिंकेज, तो इसे बोलते हैं इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़े, देखें, अब हम सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे मेजर इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस कौन कौन से। इससे पहले मैंने एक छोटा सा इंडिया का मैप ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पर, और कौन से एरिया में क्या फेस कर रहे हैं वो बताया हुआ है। कि जैसे ये जम्मू कश्मीर वाला एरिया, यहाँ पे हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म देखते हैं। यहाँ पे राजस्थान और पंजाब वाला एरिया नार्को टेररिज्म, ठीक है, ड्रग्स का। यहाँ पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म छत्तीसगढ़ झारखंड वाले एरिया में। यहाँ पे कोस्टल बॉर्डर सिक्योरिटी, आपने इंटरनेशनल रिलेशंस में सर क्रीक, ठीक है, सर क्रीक या फिर हरामी नाला के बारे में पढ़ा होगा, तो ये सब। फिर उसके बाद नॉर्थ ईस्ट हो गया तो इंसर्जेंसी। तो एक मैप के थ्रू आप यहाँ पे मल्टीपल चैलेंजेस दिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब हम देखेंगे, सबसे पहला है टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन, कि हमारे यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन होती है। हमें पता है वैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ पर जो बॉर्डर्स है ना वो जोग्राफिकली बहुत टाइप के हैं। एज इन अगर हम POK की बात करें, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के साथ जो हमारा बाउंड्री लगता है वो बहुत ज़्यादा ही, वहाँ पर छोटे छोटे नाले हैं। अब नाले का मतलब यहाँ पे ड्रेन से नहीं है, यहाँ पे छोटी छोटी जो बिल्कुल नदियाँ होती हैं ना, बिल्कुल छोटी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, उसे हम नाला बोल देते हैं इन लेमन लैंग्वेज। तो वहाँ पे बहुत सारे नाले बहते हैं, त्राल के जंगल हैं, इतने हैवी फॉरेस्ट्स हैं कि वहाँ पे 4 बजे रात हो जाती है, जिसकी वजह से क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन, छोटे छोटे टनल्स बनी हुई हैं जहाँ से लोग आ जाते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। और ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन भी है। ऑनलाइन सोशल मीडिया यूज़ किया जाता है, वेरियस प्लेटफॉर्म्स यूज़ किए जाते हैं ताकि लोगों का ब्रेन वॉश हो सके, उनके अंदर उनका प्रोपेगेंडा जो है वो इंडोक्ट्रिनेट करा जा सके। जब ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया था ISIS, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया ने ट्विटर का यूज़ किया था। एग्जाम्पल है यहाँ पे उरी एंड पुलवामा अटैक। आप चाहें तो नए वाले अटैक्स के नाम भी लिख सकते हैं, 26/11 अटैक, ये तो है ही है। दूसरा है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। हमें पता है रेड कॉरिडोर में माओइस्ट इंसर्जेंसी छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा जैसे रीजन्स के अंदर। और जो भी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है उसका रूट कॉज क्या है? उसका रूट कॉज है सोशो इकोनॉमिक डिप्राइवेशन, कि लोग सोशली भी डिप्राइव्ड हैं, इकोनॉमिकली भी डिप्राइव्ड हैं, और ट्राइबल्स को एक्सप्लॉइटेड फील होता है। तीसरा है नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंसर्जेंसी। अब नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो इंसर्जेंसी है वो या तो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से है कि एथनिक मिलिटेंसी हो रही है, या फिर सेसेशनिस्ट मूवमेंट है, यानी कि आप जो हैं आपके अंदर सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज है, सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज हैं, कि कोई बोडोलैंड मान रहा है, कोई नागालैंड मान रहा है, ठीक है, ये सब कुछ। एग्जाम्पल है NSC and IM इसाक मुहिवत डिमांडिंग ग्रेटर नागालैंड, ठीक है। फोर्थ क्या है? अब एक और इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज हमारे लिए उभर के आ रहा है, दैट इज कम्युनल वायलेंस। ऊपर हमने इंट्रोडक्शन के अंदर यही बात लिखी थी कि इंटरनल सिक्योरिटी बहुत सारे तरीकों से मैनिफेस्ट हो सकता है। एक तो आपके अंदर के जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो है ही है, कभी कभार एक्सटर्नल इम्पैक्ट होता है जिसकी वजह से इंटरनली प्रॉब्लम होने लग जाती है, जैसे बाहर से फंडिंग होना, बाहर से भड़काना, हेट स्पीचेस करना, ये सब कुछ भी। तो कम्युनल वायलेंस जो है इसमें दोनों ही कारण है, बाहर वाला भी और अंदर वाला भी।
वाली कि पॉलिटिकली और सोशली मोटिवेटेड अनरेस्ट अफेक्टिंग नेशनल कोहेशन, नेशनल ब्रदरहुड हो गया, कोहेसिवनेस हो गई समाज की, जुड़ाव हो गया आपस में, वो पॉलिटिकल मोटिव्स की वजह से या फिर आपके सोशल मोटिव्स की वजह से जो है ये कम्युनल वायलेंस आपको देखने को मिलता है। इसमें सबसे बड़ा रोल जो है दैट इज ऑफ हेट स्पीचेस या फिर पॉलिटिकल वेंडेटा। हेट स्पीचेस हो गए, ठीक है, या फिर आप जो है वोट बैंक के लिए करते हैं, जैसे कि एनसीआरबी का डेटा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, कि कम्युनल राइट्स जो है वो 6% से राइज हुए। चाहे तो आप कुछ राइट्स के एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, मुजफ्फरनगर में राइट्स हुए थे, दिल्ली में राइट्स हुए थे। फिर उसके बाद आगे चलें, एक नया फॉर्म ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज हमारे लिए आ रहा है, दैट इज साइबर सिक्योरिटी थ्रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइबर। अच्छा एक चीज समझिए यहाँ पर, ये तो ऑल टुगेदर एक पूरा क्वेश्चन है जहाँ पे पूछा गया है कि इंडिया के कौन कौन से इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज है। ध्यान से देखेंगे, ये एक हर एक पॉइंट इसके अंदर एक सेपरेट टॉपिक है आपके लिए सिलेबस के अंदर। मतलब साइबर सिक्योरिटी पे एक अलग क्वेश्चन आ सकता है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे हम कल कर चुके हैं, टेररिज्म पे एक अलग सवाल आ सकता है। तो ये सारे कुछ नहीं है, इंटरनल सिक्योरिटी की थीम्स ही हैं, ये तो एक क्वेश्चन में आ गया, वो अलग बात है। अब साइबर सिक्योरिटी थ्रेट में आपको पता है स्पाइनेज यानी कि स्पाई करना, रैंसमवेयर हो गया, पैसे मांगना, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स चलाना, ठीक है, बुली करना, ये सब कुछ। जैसे कि एम्स पे साइबर अटैक हो गया था। एक चीज समझिए, साइबर अटैक का क्या मतलब है। यहाँ पर आपकी इंपॉर्टेंट सिटीजन्स की प्राइवेट डेटा, प्राइवेसी थ्रेट है। आप एक चीज समझिए, अगर एम्स के डिजिटल डेटा के ऊपर अटैक होता है, इसका मतलब उस कंट्री के सिटीजन्स का बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी दूसरे के हाथ में चली जाती है। बायोलॉजिकल वेपन्स का जमाना है, तो अगर बॉडी का पता चल गया कि इस चीज को लेके वल्नरेबिलिटी है, तो उसी के अकॉर्डिंग बायोलॉजिकल वेपन भी डिजाइन किया जा सकता है। सो 2020 का मुंबई पावर आउटेज हो गया, ये सब साइबर सिक्योरिटी थ्रेट के एग्जांपल हैं। फिर अगला है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और नार्को टेररिज्म। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का जमाना है, मैंने पहले भी बताया, इलीगल एक्टिविटी, टेररिज्म करोगे, पैसा तो चाहिए ना, उसके लिए फंडिंग तो चाहिए। आर्म्स कहाँ से आएंगे, बंदूकें, जो भी आपको चाहिए, आपको टेररिस्ट को भी पैसे देने, वो कहाँ से आएंगे। आपको कोई ना कोई जो है उसके पीछे इलीगल एक्टिविटी करनी ही पड़ेगी। वो आप ड्रग्स बेच के करो या फिर आप हवाला के थ्रू मंगवाओ पैसे या व्हाटएवर। तो आप जो है ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का पूरा सिस्टम बना हुआ है, नेक्सस बना हुआ है, जिसमें आप आर्म्स स्मगल करते हैं, ड्रग्स स्मगल करते हैं, काउंटरफिट नकली करेंसी आप स्मगल करते हैं, जैसे कि पंजाब और नॉर्थ ईस्ट में ये देखा जाता है। और आखिरी है बॉर्डर मैनेजमेंट। ये मैं आपको बताया था, ये तो प्रॉब्लम है ही। बॉर्डर मैनेजमेंट में भी हर जगह हर अलग अलग प्रॉब्लम है। जैसे अगर हम बांग्लादेश के साथ बात करें, मैंने पहले भी बताया है, पोरस बॉर्डर्स का इशू बांग्लादेश के साथ है, यहाँ से ह्यूमन ट्रैफिकिंग और पोरस बॉर्डर्स का इशू है। इलीगल इंट्रूजन और फॉल्स क्लेम्स, ठीक है, ये चाइना करता है ना। तवांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश अपने मैप के अंदर दिखा देगा, ये भी हमारा, ये भी हमारा। और पाकिस्तान के साथ क्या है, ड्रोन्स भेजते हैं वो पंजाब में, जिससे ड्रग्स वगैरह भिजवाते हैं। टेररिस्ट हेवन्स हैं इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, सेफ टेररिस्ट हेवन। और चाहे तो आप ट्रेनिंग कैंप्स भी लिख सकते हो। आप अगर पॉइंट्स ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स और स्पेसिफिक चीजें बहुत क्रिस्पली लिखी हुई हैं, ऐसे ही आपको लिखना है, नहीं तो अगर आप पूरा एक्सप्लेन करने बैठेंगे जगह खत्म हो जाएगी। अब हम समझाते हैं रोल ऑफ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज। सबसे पहले हमारे यहाँ पे है इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी। ये इंडिया की डोमेस्टिक इंटेलिजेंसी एजेंसी है, डोमेस्टिक एजेंसी है, ठीक है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। होम अफेयर्स के अंदर ये आती है। आईबी का काम क्या है, कलेक्ट करना और एनालाइज करना काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर इंटेलिजेंस एंड पॉलिटिकल इंटेलिजेंस, सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ठीक है। आगे अगर बढ़े, नेक्स्ट है हमारी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है, ये डायरेक्ट कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंदर आती है। ये क्या करती है, ये मॉनिटर करती है, इंटेलिजेंस निकलवाती है अगर हमारे यहाँ पर कोई एक्सटर्नल टेरर लिंकेज है, अगर बाहर से कोई खतरा है, जैसे कि बालाकोट एयर स्ट्राइक, इंटेलिजेंस इनपुट, ये दिखाया गया था। फिर नेक्स्ट है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये क्या करती है, एनआईए एक्ट 2008 के अंदर ऑफेंसेस इन्वेस्टिगेट करती है। टेरर फंडिंग और फेक करेंसी सेल भी मेंटेन करती है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टेरर फंडिंग को लेके बहुत ज़्यादा न्यूज़ रहती है, एफएटीएफ को लेके, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो टेरर फंडिंग को लेके और आपका मनी लॉन्ड्रिंग को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, और फेक करेंसी सेल एनआईए मैनेज करता है। देन देयर इज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, अगेन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, बहुत लोगों को बुलाया जाता है, बहुत फेमस पर्सनैलिटीज़ को भी ईडी ने क्वेश्चन करने के लिए बुलाया था, इस वजह से ईडी भी बहुत रहता है न्यूज़ में। मनी लॉन्ड्रिंग ट्रैक करते हैं, लिंक टू टेरर फाइनेंसिंग अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए, ठीक है।
देन देयर इज सीबीआई, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, ये करप्शन इन्वेस्टिगेट करती है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इंटरस्टेट क्रिमिनल नेटवर्क, ये सब। तो हमने यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का रोल बताया कि कौन सी एजेंसी क्या कर रही है। अब वे फॉरवर्ड की बात करें तो सबसे जरूरी है कम्युनिटी पुलिसिंग। एक बात समझिए, आप जो है इंटरनल सिक्योरिटी अगर कोई भी थ्रेट मैनेज करना चाहते हैं, एक तरीका तो वही है, टेक्नोलॉजी हो गया, आर्मी हो गया, ऑपरेशंस हो गया, ये तो है ही। दूसरा तरीका क्या है कि आप जो हैं, जो भी आपकी पॉपुलेशन है, आप उसका दिल जीतें। एक सवाल भी आएगा आगे, दिल जीतें, उनका ट्रस्ट बिल्ड करें, क्योंकि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी पुलिसिंग होगी तो आपको जो हर जगह आर्मी पुलिस और हर जगह आपको नेटवर्क बिछाना पड़ता है स्पाइनेज का, वो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि लोग जो हैं वो खुद इतना रिस्पॉन्सिबल बनेंगे। जैसे रिसेंटली में जो अभी जम्मू कश्मीर के अंदर अटैक हुआ था, जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर किया गया था, वहाँ पे यही बात की जा रही थी कि ओवरग्राउंड वर्कर्स, ये आगे सवाल भी आएगा, ओजीडब्ल्यूज का रोल क्यों बार बार हमारे सामने आता है। ओवरग्राउंड वर्कर्स वहीं के कुछ लोकल लोग होते हैं जो लॉजिस्टिक्स मैनेज करने में, ट्रैवल, फूड, कहाँ से छुपेंगे, कहाँ आके रहेंगे, कहाँ से अटैक करेंगे, वहाँ मदद करते हैं। क्यों? क्योंकि जो क्रॉस बॉर्डर लोग आ रहे हैं उनको थोड़ी पता है लोकल एरिया का, कि यहाँ छुपना है, यहाँ से भागना है, यहाँ खाना मिलेगा, यहाँ से भागेंगे। वहाँ पे लोकल लोग इन्वॉल्व होते हैं। लोकल लोग इन्वॉल्व क्यों होते हैं? फ्रस्ट्रेशन, ब्रेन वॉश, ये सब इसका कारण होता है। अगर आप कम्युनिटी पुलिसिंग चाहते हैं, आपको माइंड्स एंड हार्ट्स पे रूल करना पड़ेगा, लोगों के इतना ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, उनकी सारी ज़रूरतें पूरी करनी पड़ेंगी ताकि वो इस जगह पर जो है एक्टिव ना हो जाए। तो कम्युनिटी पुलिसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन देयर इज़ बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बहुत जगह किया भी जाता है, जैसे इलेक्ट्रिक फेंसेज हो गए, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ। लेजिस्लेटिव सपोर्ट, लॉज बनाने पड़ेंगे। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं कि 370 वगैरह हटा दिया, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, कुछ लॉज बनाए गए, ठीक है। अब यूएपीए वगैरह है, तो ये सब। नेट ग्रिड है, इंटर एजेंसी डेटा शेयरिंग नेटवर्क। तो देयरफॉर इंटरनल सिक्योरिटी क्या है? एक डायनामिक चैलेंज है ना, क्योंकि उसमें नई नई चीज़ें ऐड होती जाती हैं, ठीक है। डायनामिक चैलेंज है, रोज़मर्रा में नई प्रॉब्लम्स आती हैं, रिक्वायरिंग अ सिनर्जी। हमें क्या चाहिए? कॉम्प्रिहेंसिव सिनर्जी चाहिए दो तीन चीज़ों के बीच में। एक है इंटेलिजेंस एजेंसीज, मल्टीपल एजेंसीज होती हैं, एक ही प्रॉब्लम आता है, दैट इज सिंक्रोनाइजेशन, और आपका कि आपका वो दायरा कितना है ना। आपको इस चीज़ में भी बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो आपको सिंक्रोनाइजेशन मैनेज करनी पड़ेगी और जुरिस्डिक्शन मैनेज करनी पड़ेगी, लॉ एनफोर्समेंट देखना पड़ेगा, और टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ याद रखनी है। ये था सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2023 का सवाल है, यूज ऑफ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, दिस कैन बी रिपीटेड अगेन। हमें पता है ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, जो अभी जो पाकिस्तान के साथ हमारा पूरा जो कन्फ्लिक्ट हुआ, और अभी अगर आप इजराइल वाला वो पूरा इशू देखेंगे तो ड्रोन्स का भरपूर इस्तेमाल हुआ है हर जगह। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी पर सवाल साइंस एंड टेक GS3 में भी आ सकता है, और GS3 के इंटरनल सिक्योरिटी वाले पोर्शन में भी UAVs को लेके क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे पूछा गया है कि यूज ऑफ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, दैट इज UAVs, बाय आर adversaries across the borders to ferry arms, ammunition, drugs, etc. is a serious threat to internal security. Comment on the measures being taken to tackle this threat. 10 मार्क का क्वेश्चन है। हमें सीधा, हमने जो है करंट बेस्ड इंट्रोडक्शन भी आप लिख सकते हो कि इंडिया ने रिसेंटली में UAVs का, यानी कि ड्रोन्स का राइज देखा है बाय देयर एडवर्सरीज, यानी कि पाकिस्तान वगैरह, पर्टिकुलरली अक्रॉस इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। चाहे तो आप यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर वाली बात लिख सकते हैं। ड्रोन्स आर यूज्ड टू फेरी, ड्रोन्स किस किस के लिए काम आते हैं? आपके आर्म्स, एम्युनिशंस ड्रॉप करवाने के, AK-47 ड्रॉप करा दिया था, ड्रग्स ड्रॉप करवाने के लिए, जो कि एक बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज है। क्यों? क्योंकि ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। एक तो वही बात है, पहले तो इंसान चाहिए होते थे, अब ड्रोन चाहिए सिर्फ आपको, और आपका काम हो जाएगा। सबसे पहले आप बताएंगे थ्रेट कैसे बना हुआ है। क्वेश्चन पूछा है तो कोई थ्रेट तो बना होगा। सबसे पहले है वेपन डिलीवरी फॉर टेरर एक्टिविटीज। वही UAVs जो हैं वो लो कॉस्ट हाई रिस्क फ्री मेथड है ना, रिस्क नहीं है उतना। पंजाब पुलिस ने तो AK-47 और ग्रेनेड्स जो हैं वो रिकवर की थी, जो UAVs ने ड्रॉप की थी तरन तारन। ये बहुत सारी टाइप की न्यूज़ आपको आराम से न्यूज़पेपर के अंदर मिल जाएगी। जस्ट अ सेकेंड। आगे देखें, नारकोटिक्स, वही नारकोटिक्स एज अ सोर्स ऑफ टेरर फंडिंग, ड्रोन जैसे नारकोटिक्स, ड्रग्स वगैरह भी। देखो BSF ने ड्रोन 3 किलो हेरोइन जो है वो सीज किया था 15 करोड़ रुपए का अमृतसर के अंदर। फिर डिफिकल्टी इन ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ड्रोन्स को डिसेप्ट करना, इंटरसेप्ट करना, डिटेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ये लो एल्टीट्यूड में नीचे उड़ते हैं, ठीक है। ड्रोन्स ड्रॉप करते हैं IED, ये IED एक्सप्लोजिव डिवाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है इन सांबा जम्मू कश्मीर। डिस्टेबलाइजेशन ऑफ बॉर्डर एरियाज। देखो जब बार बार
बार ड्रोन की साइटिंग देखी जाती है, बार बार ड्रोन्स देखे जाते हैं, तो आपको साफ समझ आता है इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है क्रॉस बॉर्डर से। गुरदासपुर हो गया, जैसलमेर हो गया। फिर उसके बाद ड्रोन्स को हाइब्रिड वॉरफेयर के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया, मतलब बहुत सारे ड्रोन्स के अंदर जीपीएस फैसिलिटी है, सर्वेलेंस कैमराज हैं, इवन प्रोपोगेंडा मटेरियल भी है। मतलब देश को पूरा तरीके से तोड़ने के लिए जो सामान चाहिए वो सब कुछ ड्रोन से आ सकता है, इसीलिए इतना बड़ा थ्रेट है। अब सरकार कौन से मेजर्स ले रही है? सबसे पहले एंटी ड्रोन सिस्टम डिप्लॉय करा हुआ है, इंडिजीनियस सोल्यूशन दिया है डीआरडीओ ने कि आप जो है ड्रोन जैमर्स लगा सकते हैं, लेजर बेस्ड न्यूट्रलाइजेशन। मैं एक चीज बता रही हूँ, ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेके यूपीएससी ने प्रीलिम्स में भी सवाल पूछा है, ईपीएफओ में भी सवाल आया हुआ है, और अभी उसमें भी आएगा आपके प्रीलिम्स के अंदर भी, तो आपको अच्छे से पढ़ना है ये वाली बात। सेकंड है एआई एंड टेक ड्रिवन सर्वेलेंस। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके रडार्स लगा सकते हैं, थर्मल इमेजिंग, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस जब होता है ना, कोई भी चीज ट्रैवल करती है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ रूम, आई एम स्टैंडिंग हियर, देयर विल बी अ थर्मल इमेजिंग अगर होगी तो यहाँ पर जहाँ पर मैं खड़ी हूँ वहाँ पे टेम्परेचर अलग दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरी बॉडी प्रेजेंट है इन टर्म्स ऑफ द आउटसाइड एटमोस्फेयर, तो ये वाला चीज है। तीसरा है मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन। आप ये वाली बात हर जगह ही लागू होती है कि जितने भी आपने एजेंसीज बनाई हुई हैं, जितने भी आपने फोर्सेस बनाए हुए, इनका जॉइंट एफर्ट चाहिए, साथ में इकट्ठे। बीएसएफ हो गया, आईबीएनसीबी, पंजाब पुलिस हो गया, चाहिए तो फॉर्मेशन ऑफ नेशनल काउंटर रोग ड्रोन गाइडलाइंस, लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ये भी आया हुआ है, ड्रोन रूल्स बने हुए हैं 2021 के, नो फ्लाई जोन बना देते हो आप, डिजिटल जियो फेंसिंग कर सकते हो, ये सब कुछ। देयरफॉर इंडिया का रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए? इंडिया का रिस्पॉन्स मस्ट बी टेक्नोलॉजिकली सोफिस्टिकेटेड, एज इन कि आप जो है टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप टू फ्रंट वॉर के लिए जो आप फ्यूचर में प्रिडिक्ट करते हैं कि इंडिया को लड़नी पड़ेगी, आप नहीं कर पाएंगे वो चीज़। वैसे भी ज़माना बहुत अच्छा, ड्रोन में आपको कामिकाजे ड्रोन्स वगैरह पढ़ लेने चाहिए जो इजराइल के पास, इधर उधर जो भी आप ड्रोन्स के बारे में पढ़ते हैं वो ज़रूर पढ़ना। लीगली रोबस्ट होना पड़ेगा आपको। देखो कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है ना, एक चीज याद रखिएगा, उसको लीगली बैक करना बहुत जरूरी है। लीगली बैक एज इन अच्छी प्रॉपर गाइडलाइंस, प्राइवेसी, इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। एंड स्ट्रैटेजिकली कोऑर्डिनेटेड, ठीक है, स्ट्रैटेजिकली कोऑर्डिनेटेड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है विनिंग ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स इन टेररिज्म affected areas is an essential step in restoring the trust of the population। वही कि दिल और दिमाग जीतना बहुत जरूरी है। अगर आपको टेररिस्ट अफेक्टेड जो एरियाज हैं वहां पर आपको अपना कंट्रोल जमाना है। डिस्कस द मेजर्स अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट इन दिस रिस्पेक्ट एज पार्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इन जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे पूछ रहा है कि गवर्नमेंट ने विनिंग्स एंड ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स स्पेसिफिकली जम्मू कश्मीर में कैसे किए, कौन से मेजर्स लिए हैं। देखो जम्मू कश्मीर की जो टेररिज्म है वो सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है, वो एक कॉम्प्लेक्स सोशो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट है। सोशो पॉलिटिकल मतलब वहां पर एक तो पॉपुलेशन जो डेमोग्राफी है, ठीक है, हिंदू मुस्लिम्स की, उसको लेके प्रॉब्लम रहती है, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज को लेके झड़प रहती है। फिर वहां पे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान का, ठीक है। फिर उसके बाद सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज वाले लोग हैं जिन्हें हुर्रियत के नेता, अब तो चलो इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है फिर भी, ठीक है। पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट है, हमारे यहाँ पे रीजनल पार्टीज भी लड़ती रहती हैं। टेररिज्म हो गया, ब्रेन वॉशिंग, रेडिकलाइजेशन, पता नहीं क्या क्या वहाँ पर है। तो ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है, ये पूरा एक प्रॉपर कॉम्प्लेक्स सोशो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट था। अभी तो चलो 370 हट गया, पहले तो 370 और 35A को लेके भी कॉम्प्लेक्सिटी थी। तो ये पूरा का पूरा अगर आपको मसला हल करना है तो खाली आर्मी, खाली गन्स से बात नहीं बननी, तो हार्ड एंड सॉफ्ट अप्रोच दोनों चाहिए। आपको लोगों का दिल भी जीतना पड़ेगा, उनको इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट भी बनाना पड़ेगा, उन्हें सशक्त बनाना पड़ेगा, उस एरिया को डेवलप करना पड़ेगा। साथ साथ आपको चाहिए डिफरेंट एंटी टेरर ऑपरेशंस, फोर्सेस, ठीक है, टेक्नोलॉजी, ये सब। तो दोनों चीजें आपको चाहिए होंगी। सबसे पहले देखते हैं व्हाई विनिंग ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स इज एन एसेंशियल थिंग। सबसे पहले एलिनेशन रिड्यूस होती है। एलिनेशन का क्या मतलब है कि एक इंसान को अपने ही देश में रहते हुए उस देश का पार्ट जो है वो फील नहीं होता, उसको लगता है मैं एलिनेटेड हूँ, आइसोलेटेड हूँ, अपने ही देश से अलग हूँ, मैं इस देश का हिस्सा नहीं हूँ। और रेडिकलाइजेशन प्रिवेंट करता है। एक चीज़ याद रखिएगा, रेडिकलाइजेशन ब्रेन वॉश वहीं पर फीड करती है जहाँ पर एक इंसान अपने आप को उस देश का हिस्सा नहीं समझता, उसको कहीं ना कहीं फील हुआ दैट आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री। तो अगर आपको चाहिए तो सेंस ऑफ पॉलिटिकल एंड वही सोशल एक्सक्लूजन जो है वो यूथ को ज़्यादा वल्नरेबल बनाता है टू दी रेडिकल आइडियोलॉजी। किसी इंसान का ब्रेन वॉश रेडिकल आइडियोलॉजी से तभी करा जा सकता है जब उसको उस देश में पॉलिटिकली और सोशली आइसोलेटेड फील
फील हो रहा हूँ। एग्जाम्पल है 2016 के बुरहान वानी इंसिडेंट के बाद जो मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर में हुई थी। फिर उसके बाद है ट्रस्ट बिल्ड करवाना पड़ेगा स्टेट इंस्टीट्यूशंस में, जैसे कि पंचायत के इलेक्शंस कर सकते हैं आप, ग्राउंड लेवल डेमोक्रेसी पर ध्यान देंगे। फिर उसके बाद कम्युनिटी पुलिसिंग एंड इंटेलिजेंस फ्लो, वही ये अगर आपने कम्युनिटी पुलिसिंग कर दिया तो आप ओवरग्राउंड वर्कर्स जो काम कर रहे हैं उसको काउंटर कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां के लोग खुद ही क्रिटिकल इंफॉर्मेशन जो है आर्मी को पास ऑन करेंगे कि हमने यहाँ पर किसी को आते देखा है, बातचीत करते देखा है। एग्जाम्पल है ऑपरेशन सद्भावना, इसको लेके यूपीएससी ने अपने क्वेश्चन भी पूछा था। उसके बाद है काउंटर टेरर प्रोपेगेंडा, कम्युनिटी एंगेजमेंट। अगर पॉपुलेशन इन्वॉल्व हो जाती है तो जो नैरेटिव फॉल्स प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है अगेंस्ट अ कंट्री, अगेंस्ट अ माइंडसेट, अ कम्युनिटी, ये वाली चीज जो है ये बहुत आसानी से आप इसे डील कर सकते हैं। एग्जाम्पल है डी रेडिकलाइजेशन, काउंसलिंग सेंटर्स बनाओ, आप जाके बात करो लोगों से, आपको पता चलेगा किसका ब्रेन वॉश है किसका नहीं, और रिहैबिलिटेशन स्कीम्स लानी जरूरी है। फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म पीस एंड स्टेबिलिटी, अगर लंबे समय तक शांति और स्टेबिलिटी एक लानी है आपको जम्मू कश्मीर वाले एरिया में, खाली फोर्सेस से काम नहीं चलेगा, रूट कॉजेज जैसे कि इमोशनल और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा के साथ डील करना पड़ेगा। नेशनल इंटीग्रेशन भी स्ट्रेंथन करनी पड़ेगी, जैसे कि शेयर्ड सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू इंडियन यूनियन, जैसे कि G20 की मीटिंग कश्मीर में करवाई गई थी। इससे क्या होता है, नेशनली इंटीग्रेटेड ग्लोबल लेवल पर इमेज सही जाती है। सरकार ने कौन कौन से मेजर्स लिए हैं, उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेलवे लिंक, चाहे तो आप इन सबको अलग अलग बाइफरकेट भी कर सकते हो, एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के पॉइंट्स अलग डाल सकते हो आप, ठीक है, आप ट्रस्ट बिल्डिंग के अलग डाल सकते हो, मैंने यहाँ पर इकट्ठे लिख दिए हैं। स्मार्ट सिटीज मिशन में ऐड किया गया था, बैक टू विलेज प्रोग्राम, पीएम का डेवलपमेंट पैकेज, कश्मीरी लैंग्वेज, सूफी ट्रेडिशन, कश्मीरी कपड़े कहवा, इसको प्रमोट कर सकते हैं, डीलिमिटेशन एक्सरसाइज, पंचायत के इलेक्शंस करवाना, ऑपरेशन सद्भावना, ये सब कुछ, ठीक है। देयरफॉर अ बैलेंस्ड अप्रोच कंबाइनिंग सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, डायलॉग, डिग्निटी। आपको 4 चीजें चाहिए, एक तो सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस, टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, डायलॉग यानी कि बातचीत, कमिंग ऑन द टेबल, एड्रेसिंग द इश्यूज ऑफ द प्रॉब्लम, एंड डिग्निटी, रिस्पेक्टिंग देयर कल्चर एंड नॉट पुशिंग देम टू गेट इन टू मेनलैंड, गेट कनेक्टेड टू द मेनलैंड एंड लूजिंग देयर ओन आइडेंटिटी। ये वाली चीज ध्यान रखनी है, इज की टू विनिंग हार्ट्स एंड माइंड इन द रीजन, ठीक है। ये थे आपके आज के 3 सवाल। थैंक यू सो मच, विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन।